जब कोई बच्चा प्रीमैच्योर पैदा होता है तो ऐसे बच्चों में बहुत सारी चीज़ों की रिस्क बढ़ जाती है। बच्चा प्रीमैच्योर होता है, इसका मतलब शरीर के सभी ऑर्गन्स कुछ हद तक, कुछ मात्रा में कमज़ोर रहते हैं, जिनका काम नॉर्मल नहीं रहता, उनसे नॉर्मल से थोड़ा कम रहता है। सबसे पहले बारी आती है लंग्स की। बच्चे ने जन्म के बाद तुरंत सांस लेना अपेक्षित है और सांस लेके खून की ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे प्रमाण में रेगुलराइज करना एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो बच्चों के लंग्स इमैच्योर रहते हैं, उनको ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में सही नहीं रहती, तो ऐसे बच्चों में ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ऐसे बच्चों में डिलीवरी के बाद सांस देना और जितना ज़रूरत पड़े उतना ऑक्सीजन की हेल्प करना ज़रूरी पड़ता है। ऐसे बच्चों में बाद में जैसे हम फीडिंग चालू करते हैं, उनके इंटेस्टाइन मैच्योर नहीं रहते, तो फीड का इनडाइजेशन ये बहुत कॉमन रहता है। ऐसे बच्चों की किडनी मैच्योर नहीं रहती है, तो किडनी के थ्रू शरीर के जो क्षार और पानी रहता है वो कभी कभी बह जाता है और बच्चा डिहाइड्रेट हो सकता है। सेम तरीके से स्किन उनकी मैच्योर नहीं रहती, तो स्किन में से पानी उड़ जाता है और इसकी वजह से बच्चे कभी कभी डिहाइड्रेट हो सकते हैं। उसके अलावा ऐसे बच्चों का हार्ट पंपिंग जो रहता है वो इतना अच्छे तरीके से कभी कभी नहीं कर पाता है और उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसे बच्चों की ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुए रहते हैं और वो बहुत ही आसानी से वहाँ पे ब्लीडिंग होता है। और जो बच्चा जितना प्रीमैच्योर है, जो 30 वीक्स के नीचे बच्चे हैं, उनमें ब्रेन में ब्लीडिंग की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। ये कारण की वजह से ऐसे बच्चों में न्यूबॉर्न पीरियड, जो से NICU में टाइम जब बच्चों का रहता है, तो कभी कभी दिक्कत आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना बच्चा प्रीमैच्योर उतना ज़्यादा चांसेस उनके ये कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम रहती है और इम्यूनिटी कम रहने की वजह से ऐसे बच्चों को इन्फेक्शन की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। उनको हम फीडिंग देते हैं, फीडिंग ट्यूब से जाता है, क्योंकि ये बच्चे सकिंग स्वैलोइंग नहीं कर पाते हैं और सकिंग स्वैलोइंग के साथ ब्रीदिंग का कोऑर्डिनेशन रहना बहुत ज़रूरी है और ऐसे बच्चों में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहता है। स्पेशली जो बच्चे 34 वीक्स के नीचे रहते हैं, ऐसे बच्चों में सकिंग ब्रीदिंग स्वैलोइंग का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। तो ऐसे बच्चों में कुछ समय के लिए हमको ट्यूब से फीडिंग देना पड़ता है, जो ट्यूब माउथ से बच्चे के स्टमक में हम डाल देते हैं और वो ट्यूब से हम फीडिंग देते हैं। जब तक बच्चा थोड़ा अच्छे से ग्रो ना हो जाए तब तक हम उनको ट्यूब से फीडिंग देते हैं। लंग्स मैच्योरिटी का जो मैंने इश्यू बताया है, ऐसे बच्चों की लंग मैच्योरिटी होने के लिए कभी कभी टाइम लग जाता है, समय लगता है और इसके दौरान ऐसे बच्चों को ऑक्सीजन की सप्लाई 1 महीना 2 महीने तक भी कभी कभी लग सकती है। ऐसे बच्चों की रेटिना, आंखों की जो रेटिना रहती है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई रहती है और वो उसके लिए हम उनको स्क्रीनिंग कराते हैं। 3 हफ्ते 4 हफ्ते के एज में ऐसे बच्चों की रेटिना देखी जाती है और उसके बाद हर 2-2 हफ्ते में बच्चों की रेटिना स्क्रीन करके मैच्योर होने तक उनको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ऐसे बच्चों की हियरिंग के लिए भी मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ये बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज के बाद भी ये बच्चों में थोड़ा इन्फेक्शन की रिस्क थोड़ा नॉर्मल बच्चों के अनुसार थोड़ा ज़्यादा रहती है पहले साल भर के लिए। उनकी ग्रोथ भी कभी कभी नॉर्मल बच्चों के अनुसार थोड़ा सा पीछे रह सकती है, लेकिन समय के बाद जनरली 2 साल तक ऐसे बच्चे अच्छी तरीके से नॉर्मल वेट बच्चों के अनुसार कैचअप कर लेते हैं और उसके बाद उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट एकदम नॉर्मल तरीके से होती है। डेवलपमेंट की जब हम बात करें तो ऐसे बच्चों की जो डेवलपमेंट रहती है वो उनके करेक्टेड एज, जैसे उनका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बर्थ के अनुसार काउंट किया जाता है और उसके अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि उनकी डेवलपमेंट सही तरीके से है कि पीछे है। ऐसे बच्चों को डेवलपमेंट के सपोर्ट के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सब जानने के बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ द बेबीज़ आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी तरह से डेवलप हुई है कि आज की तारीख में कोई भी बच्चा 26 वीक से बड़ा रहा और 800 ग्राम से जिनका वेट बढ़ा है, ऐसे बच्चे मोस्ट ऑफ देम दे डू रियली वेल। वो बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हो जाते हैं और अच्छी तरह से उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है और 1.5 साल 2 साल के बाद कोई भी बोल नहीं सकता कि ये बच्चा प्रीमैच्योर पैदा हुआ था। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत रीअश्योरिंग है कि टाइम के अनुसार अभी आउटकम्स बहुत ही अच्छे हैं और जनरली ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह आगे जाके उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट और
कोई भी फील्ड में अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर सकते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, सर आइजैक न्यूटन बहुत प्रीमैच्योर बेबीज थे, नेपोलियन प्रीमैच्योर था, बहुत सारे नॉन व्यक्ति है वो प्रीमैच्योर पैदा हुए थे। तो ये जानना जरूरी है कि उनको अगर सही तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिले और सही तरीके से उनके